दोस्तों, आपका स्वागत है मिडनाइट मेथोस में, जहां मैं लाती हूँ हॉरर थ्रिलर कहानियां। आप सुन रहे थे एक रहस्यमय आचरण, अनीता कृष्णन की लिखी हुई कहानी। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना तो जाके वो सुन लीजिए, तभी आपको इस कहानी का अगला भाग सुनने में मजा आएगा। और अगर आप हॉरर थ्रिलर कहानियों के फैन हैं तो मिडनाइट मेथोस को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक मुझे एक मोटिवेशन देगा। धन्यवाद। हरिराम अक्सर वीरा की देखभाल किया करता था। कितना अच्छा आदमी था। जब चित्रा का जन्म हुआ तब नीमा को उससे काफी मदद मिलती थी। जब वह घर के काम के अलावा अपने बच्चों की देखभाल अकेले करने में जूझती रहती थी। सर्दियों से पहले वह अपने घर मंडी चली गई थी। उससे पहले जब भी खाली समय मिलता तो वह उसके पास चला आता था। उसे नीमा की दोनों छोटी बेटियों के साथ, खासकर वीरा के साथ खेलना काफी अच्छा लगता था, जो खुश रहने वाली और जिंदा दिल बच्ची थी और खूबसूरत भी। उसका रंग गुलाबी था और भूरी बड़ी बड़ी आंखें मानो कुछ कह रही हो। जब से उसने बोलना सीखा था लगातार बक बक करती रहती थी। बचपने की उसकी बक बक सुनकर हरिराम ठहाके लगाता तो नीमा भी मुस्कुरा देती थी। अगर शाम को हरिराम वीरा को खेलने के लिए बाहर ले जाएगा तो अच्छा रहेगा। रात शाम को थके मांदे घर आएंगे और उनमें इतनी ताकत नहीं बची होगी। यही सब सोचती हुई नीमा मजे से बुनाई करती जा रही थी। रात शाम को करीब 6:30 बजे घर लौटा। उस दिन छात्रों ने उनके विषय की ही परीक्षा दी थी, इसलिए उस दिन पेपर की गिनती करने और उनके बंडल बनाने में उसे थोड़ा समय लग गया। अपने बगल में बंडलों को दबाए वह इस इरादे के साथ घर पहुंचा कि हर दिन की 1 कप चाय के बाद फौरन उन्हें जांचना शुरू कर देगा। बच्चियां जाग गई थी और खेल रही थी। अपने प्यारे से परिवार के बीच लौटना कितना सुखद था। बैठक के कमरे में, जहाँ कोने में डाइनिंग की जगह थी, वहाँ पति पत्नी शाम की चाय के साथ बैठे थे। नन्ही चित्रा अपने पिता की गोद में खुशी से गलगल की आवाज निकाल रही थी और वीरा भी पिता की गोद में चढ़ने की पूरी जुगत बढ़ा रही थी। यह सारा ध्यान अपनी ओर खींचने वाली बनती जा रही है। पापा को 1 कप चाय भी शांति से पीने नहीं देगी। नीमा ने हौले से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी गोद में ले लिया। वीरा, जाओ अपने खिलौनों से खेलो। नहीं, मुझे पापा की गोद में बैठना है। आप चित्रा को ले जाओ। 3 साल की बच्ची ने जिद की। पापा थक गए हैं बेटा। नहीं, पापा नहीं थके हैं, वो मेरे साथ खेलेंगे। चलो अब जिद्दी बच्ची मत बनो और यहाँ आओ। सख्ती दिखाने के लिए माँ ने अपना सुर बदला। रहने भी दो इसे नीमा, उसे बाहर घूमना है। वैसे तो मुझे पेपर जांचना शुरू करना है, फिर भी चाय पीकर मैं दोनों लड़कियों को बाहर घुमा लाता हूँ। नहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप पेपर जांचने का काम कीजिए। हरिराम ने कहा है वह वीरा को खेलने के लिए ले जाएगा। देर हो रही है उसे, शायद रास्ते में होगा। राज हक्का बक्का उसे देखने लगा। क्या 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 कहा तुमने? हरिराम दोपहर में आया था, करीब 4 बजे। मैंने उसे कहा कि शाम को आकर वीरा को बाहर खेलने ले जाए। नीमा ने अपनी बात दोहराई। नीमा को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पति के हाव भाव क्यों बदल गए थे। चाय की चुस्की लेने के लिए उसने अपना कप उठाया। तुम्हें यकीन है वह हरिराम ही था? अपना चपरासी हो सकता है कोई और हो? राज ने कंपकपाती आवाज में पूछा। नीमा ने अपना कप नीचे प्लेट में रख दिया। कोई और क्यों होगा? क्या मैं हरिराम को पहचानती नहीं? कितनी बार वह वीरा को बाहर खेलने ले गया है और कभी कभी घर के काम में भी मेरी मदद की है। हो सकता है नया चपरासी हो जिसने अभी अभी नौकरी ज्वाइन की है। अपने शंकाओं के बावजूद राज ने निश्चितता के साथ कहा। वह जानता था कि नया चपरासी कहीं से भी हरिराम के जैसा नहीं दिखता था। वह नाटा और मोटा था, जबकि मर चुके व्यक्ति की कद काठी ऐसी नहीं थी। यही नहीं, नीमा नए चपरासी से मिली भी नहीं थी। राज को क्या हो गया है? क्या उसे लगता है मैं लोगों को ढंग से पहचान भी नहीं पाती? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं कुछ महीने के लिए बाहर चली गई, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हरिराम का चेहरा भूल जाऊंगी। तुम्हारी मदद करने में आखिरी बार कब आया था? राज ने डरते डरते पूछा, जब उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। उसके माथे पर पसीनों के बूंदों की छलक आई थी। नीमा उस घटना के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। लंबे समय बाद आज आया था। नीमा के माथे पर चिंता की लकीरें थी और फिर उसने कहा, असल में मंडी से मेरे लौटने के बाद वह पहली बार आया था। क्या वह घर के भीतर आया था? नीमा समझ नहीं पा रही थी कि राज इतना घबराया और डरा हुआ क्यों लग रहा था। नहीं, वह खिड़की के बाहर खड़ा था। बच्चियां सो रही थी, इसलिए मैंने उसे अंदर नहीं बुलाया, लेकिन वह अभी आएगा, उसने ही कहा था। नीमा चाय की चुस्की ले रही थी और राज खिड़की को ऐसे देख रहा था जैसे वह उसे पहली बार देख रहा हो। उसका बर्ताव इतना अजीब क्यों था? खिड़की अभी भी खुली थी। उसके बाहर धुंधला का रात का रूप लेता जा रहा था। धुंधली रोशनी में बस आंगन का खंबा दिख रहा था। पहाड़ों की ठंडी हवा
खुलकर खिड़की से आ रही थी, जो ठंड का एहसास कराने लगी थी। नीमा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्या है जिससे राज इतना घबराया हुआ है। वह खड़ा होना चाहता था लेकिन हो नहीं पा रहा था क्योंकि वीरा उसके पैरों पर बैठी थी। नीमा जल्दी से खिड़की बंद करो। उसकी आवाज बता रही थी कि वह कितना परेशान है, क्यों वह इतनी सुहानी हवा को आने से रोकना चाहता है। नीमा ना चाहते हुए भी उठी। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, फूलों की सुगंध कितनी अद्भुत थी। उसने गहरी सांस ली और कुछ पल उसी खिड़की के पास ठहर गई। नीमा, खिड़की बंद करो। राज की गरजती आवाज में चिंता भी थी और डर भी था। अच्छा मैं बंद कर देती हूँ, तुम इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? नीमा ने थोड़ी नाराजगी के साथ खिड़की बंद की और कुंडी लगा दी। बाकी बची चाय खत्म करने के लिए वह अपनी जगह पर लौट आई। चुस्की लेते ही चौंक गई। चाय ठंडी हो चुकी थी। उसे गरम गरम चाय अच्छी लगती थी। उसने झांक कर देखा तो राज का कप खाली था। फिर उसने अपना कप लिया और उसे गर्म करने के लिए रसोई की ओर बढ़ गई। राज अपनी कुर्सी पर ठिठका हुआ बैठा था। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था और परेशानी साफ दिख रही थी। ये इसके मूड को क्या हो गया? नीमा हैरान थी। सुनिए, आपके लिए एक कप और चाय बना दूं? नहीं। नीमा जब गरम गरम चाय लेकर लौटी तो देखा कि राज अभी भी हक्का बक्का बैठा है, उसी मुद्रा में जिसमें वह उसे छोड़कर गई थी। उसने दोनों बेटियों को कसकर पकड़ रखा था। चित्रा प्यार से अपने पिता की टाई के साथ खेल रही थी। वीरा ने प्यार से उसके सीने पर अपना सिर रखा हुआ था और अपना अंगूठा चूस रही थी। क्या हुआ, कोई समस्या आ गई है या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? नीमा चाय लेकर बैठ गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा? नीमा ने कप उठाया और उसे अपने होठों तक लेकर आई। हरिराम मर चुका है। क्या बकवास है, अभी शाम 4 बजे तो वह यही था। नीमा के माथे पर बल पड़ गए। वह चुस्की लेने ही वाली थी कि जैसे आधे रास्ते में ही उसे लकवा मार गया। क्या यहाँ से जाने के बाद उसकी मौत हो गई? वह तो एकदम ठीक लग रहा था। क्या उसका एक्सीडेंट हो गया? इस बार सर्दियों के दौरान उसकी मौत हो गई थी, जब हम यहाँ नहीं थे। राज संभल कर बोल रहा था। वह नीमा को डराना नहीं चाहता था, लेकिन उसने इसके लिए जो समय चुना वह सही नहीं था। नीमा की चीख उसके गले में ही घुट कर रह गई। गर्म चाय से भरा उसका कप हाथ से छूटकर उसकी गोद में गिर गया, जिससे उसकी जांघें जल गई। कप लुढ़का और फर्श से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया। कप के टूटने की आवाज और अपनी माँ की अचानक इस चीख और दहशत से बच्चियां भी डर गई। घबराकर दोनों रोने लगी। नीमा की नजर अपने आप ही उस खिड़की के तरफ चली गई। उसे बंद देखकर उसने राहत की सांस ली। वह कांप रही थी और झांगे की जलन अब चुभने लगी थी, लेकिन वह अपनी कुर्सी से चिपकी रही। पति पत्नी एक दूसरे को देख रहे थे। अगर नीमा उस आदमी की मौत के बारे में जान चुकी होती और फिर उस भूत को देखा होता तो इसे उसकी कल्पना, उसका वहम कह दिया जाता। लेकिन उसे तो पता ही नहीं था कि जब वह मंडी में थी तभी हरिराम की मौत हो चुकी थी। किसी ने उसे बताया तक नहीं, क्योंकि हरिराम को सभी ने बुला दिया था, जो उनके जीवन और दिमाग से निकल चुका था। दोनों बेटियों को चुप कराने के बाद पति पत्नी झटपट अपने बेडरूम के कोने में बने छोटे से मंदिर के पास पहुंचे। दिया जलाया, कुछ अगरबत्तियां जलाई और भटकती आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। भगवान से मांगा कि वह दोनों बेटियों की रक्षा करे। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारे छोटे से परिवार को कोई दिक्कत न पहुंचे। ये विनती दोनों ने भगवान से की। कुछ देर बाद नीमा डिनर तैयार करने के लिए किचन में आई तो उसके पति अपनी दोनों बेटियों को अभी भी अपनी सुरक्षा मिली है उसके पीछे पीछे आए। उनके घर के आसपास का सन्नाटा घबराहट पैदा कर रहा था। सारे छात्र अगले दिन की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और जाना जैसी चहल पहल भी नहीं थी। नीमा ऊंची आवाज में लगातार मंत्रों का पाठ कर रही थी ताकि बेचैन आत्मा को दूर रख सके। खाना पकाने पर उसका ध्यान कहने भर को ही था। वह रात खाना खाने बैठे तो राज ने कहा, नीमा, हमें इस घटना पर चुप ही रहना चाहिए। छात्रों के बीच भय फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी उनमें से अधिकांश हमारी बात पर विश्वास भी नहीं करेंगे। नीमा ने हामी भर दी। यहाँ और कोई था नहीं जिससे उसके संबंध ऐसे हो कि वह ऐसी बात बता सके, सिवाय मिसेस शर्मा के, जो प्रिंसिपल की पत्नी थी। वह बड़ी बहन की जैसी थी, लेकिन राज ने अगर कह दिया है तो इस बात को ना बताने की उसके पास एक अच्छी वजह भी होगी। जब तक कि वह भूत कुछ और लोगों को ना दिखे तब तक इसे एक राज बनाकर रखना ही सही होगा। अगले कुछ हफ्ते अच्छी तरह बीत गए। ना कोई बिन बुलाए मेहमान आया और ना कोई भयानक साया दिखाई पड़ा। उस दिन उस प्रेत के आने के कारण दंपत्ति में जितना भय और जितनी घबराहट पैदा हुई वह धीरे धीरे कम होने लगी। ट्रेनिंग सेंटर का कामकाज बिना बाधा चलता रहा। इस दंपत्ति के सिवाय किसी और को उनके बीच भटकती आत्मा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसकी शांति के लिए प्रार्थना की थी। शायद उसने अपना असर दिखाया था। उम्मीद थी कि आत्मा शाश्वत विश्राम के लिए जा चुकी थी। स्कूल की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी और परिणाम घोषित हो चुके थे। छात्र अपने अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे।
पहला बैच सालाना छुट्टी पर जा रहा था, जबकि स्नातक जल्दी ही नौकरी की शुरुआत करने वाले थे। मौसम पिछले महीने से अधिक गर्म था। पहाड़ों की झाड़ियां अब फूलों से रंग बिरंगी दिखने लगी थी। उनकी अनोखी अलौकिक खुशबू दिलों में खुशियां भर रही थी। पार ने अपने छात्रों के लिए खास आयोजन और पास होकर जाने वाले बैच के लिए फेयरवेल का इंतजाम किया था। कुछ सोच विचार के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे कि नौजवानों के लिए भारतीय सिनेमा से ज्यादा दिलचस्प कुछ और नहीं हो सकता। इस दूर दराज के पहाड़ी इलाके के लोगों के लिए कोई फिल्म देखना बेहद दुर्लभ था। सबसे नजदीकी सिनेमा हॉल शिमला में था। यहाँ जाना सबके बस की बात नहीं थी, और फिर सभी को शिमला के उस थिएटर तक ले जाना बड़े झमेले का काम था। सो उन्होंने फैसला किया कि सिनेमा हॉल को ही संस्थान तक ले आया जाए। उन्होंने जनसंपर्क विभाग के निदेशक से बात की और वे अपना मोबाइल सिनेमा वैन भेजने पर सहमत हो गए, जिसमें स्क्रीन, प्रोजेक्टर और एकदम नई फिल्म आंखें की रील थी, जिसमें नायक भारत भूषण थे और नायिका नलिनी जयवंत थी। एक दिन के लिए मिनी सिनेमा हॉल का बंदोबस्त करने के लिए वे टेक्नीशियन भी भेजने वाले थे। जब शो की घोषणा की गई तो पूरे कैंपस में खुशी की लहर दौड़ गई। भारतीय फिल्में चर्चा का सबसे पसंदीदा विषय हुआ करती थी। उनके अदाकार, फिल्म के गाने और गायक गायिका समेत तमाम बातों पर तब तक चर्चा चलती रही जब तक कि शुक्रवार की सुबह सिनेमा वैन नहीं आ गई। वैसे तो फिल्म लंच के बाद दोपहर 2 बजे दिखाई जाने वाली थी, लेकिन जैसे ही खबर फैली कि सिनेमा वैन आ गई है, सारे छात्र अपने हॉस्टल से सुबह 10 बजे ही वहां पहुंच गए। उन्होंने कैंटीन के मालिक से लंच थोड़ा जल्दी बनाने का आग्रह किया, जिसने खुशी खुशी मान लिया। वह भी शो को मिस नहीं करना चाहता था। इस तरह फिल्म से पहले मैदान में एक पिकनिक मनोरंजन पैकेज में अलग से जुड़ गया। टेक्नीशियन फिल्म थिएटर खड़ा करने में व्यस्त हो गए, जिन्हें उत्साह के साथ गपशप करते उत्सुक छात्रों की भीड़ ने घेर रखा था। दोपहर 1:30 बजे तक उस अस्थायी सिनेमा हॉल के बाहर भारी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। 2 मील के इलाके में खबर फैल गई थी और कई परिवार शो देखने के लिए बिना बुलाए ही चले आए। इस तरह फिल्म हाउसफुल चल रही थी। पा के मन का संतोष इस कारण फीका पड़ गया कि माँ उनके साथ फिल्म नहीं देख पाएगी। उन्हें भयंकर सिर दर्द ने आ घेरा था और वह कह चुकी थी कि उनका आना नहीं हो पाएगा। एक और गैर हाजिर सदस्य थी नीमा वेदा। उनकी छोटी बेटी को बुखार था और उन्होंने तय कर लिया था कि वह उसे और अधिक ठंड में नहीं ले जाएगी। मशीन में कोई खराबी आ गई, जिससे फिल्म 2:30 बजे शुरू हो सकी। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म जैसे ही शुरू हुई, खुशी के मारे होने वाली चटर पटर तुरंत शांत हो गई। नीमा के घर के बाहर वैसे तो कभी भीड़ भाड़ नहीं रहती थी, लेकिन छात्रों की मौजूदगी के कारण दिन में कभी इतना सन्नाटा भी नहीं रहता था। कोई ना कोई चहल पहल, शोर और हंसी ठहाके की आवाज आती रहती थी। आज घर के चारों ओर एक ऐसा सन्नाटा हावी था मानो शांत समंदर पर खामोश धुंध छाई हो। माँ ने पानी के साथ पैरासीटामोल की एक गोली गट की और आराम करने लगी। दोपहर में आराम करना कभी कभी ही नसीब होता था। सारे बच्चे, यहाँ तक कि जो एकदम छोटे थे, वह भी 3 घंटे के लिए जा चुके थे। वह रजाई में दुबक गई। हवा ने जल्द ही असर दिखाया और वह गहरी नींद में सो गई। वीरा खिलौनों से खेल रही थी। उसके सोने का समय धीरे धीरे कम होता जा रहा था, क्योंकि उसका कौतूहल भरा छोटा सा दिमाग खोज अभियानों में जुटा रहता था। ठंडी ठंडी और मंद मंद बहती सुखद हवा के कारण उस दिन की दोपहरी बड़ी प्यारी थी। बेडरूम में ताजा हवा के लिए नीमा ने खिड़की को खोल दिया। वहाँ खड़ी होकर वह रंग बिरंगे फूलों को निहारने लगी, जबकि उस इलाके का सन्नाटा उसे परेशान कर रहा था। पिछले महीने की डरावनी घटना की एक झलक उसके दिमाग में कौंध गई, लेकिन उसने झट से उसे बाहर निकाल दिया। उन्होंने हरिराम की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी तो की थी ना। उसने एक बार फिर जल्दी से अपने हाथ जोड़ लिए और मन ही मन प्रार्थना करने लगी, लेकिन उस अकेलेपन से आज वे अवसाद में डूबी थी। उसे अकेले रह जाने का दुख हो रहा था। वह फिल्म देखना चाहती थी। पूरे जीवन में उसने बस 2 ही फिल्में देखी थी। ये तब की बात है जब उसकी दोनों बच्चों का जन्म भी नहीं हुआ था। आज तो राज ने इतना भी नहीं कहा कि वह बच्चियों को देख ले, वह फिल्म देखा है, लेकिन छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखने के लिए उसका वहाँ होना भी तो जरूरी था। नीमा ने गहरी सांस ली और खिड़की से हट गई। चूंकि वीरा जाग रही थी और खेल रही थी, इसलिए वह लेट भी नहीं सकती थी, जबकि उसकी कमर दुख रही थी। सिलाई का कुछ काम अधूरा था। वह अपनी बेटियों के लिए कपड़े सिल रही थी। उसने सिलाई मशीन को टेबल पर रखा और उसे चलाने के लिए बैठ गई। बर्फीली हवा का एक झोंका खिड़की से उस कमरे में दाखिल हुआ। वह थोड़ा सैर उठी। हाथ से चलाई जाने वाली सिलाई मशीन गोल गोल घूमती रही। ऊपर नीचे उठती गिरती सुई फ्रॉक की छोटी सी चोली को स्कर्ट के साथ जोड़ती जा रही थी। रोशनी का अचानक कम हो जाने से उसे लगा कि कहीं बार बादल तो नहीं छा गए हैं। बाहर रस्सी पर उसने कपड़े सूखने डाले थे। शिमला के मौसम का कोई ठिकाना नहीं था। शिमला में गर्मी के दिव्य मौसम के समापन की घोषणा करने वाले मॉनसून से पहले की बारिश किसी भी दिन हो सकती थी। यही सारी बातें एक के बाद एक उसके दिमाग में चल रही थी। उसके हाथ कुशलता से ड्रेस को सिलते जा रहे थे। बरामदे में देर दोपहर की धूप का आनंद लेता एक आवारा कुत्ता अचानक रोने लगा, जिससे नीमा का ध्यान टूटा। रोने की आवाज दूर जाने लगी। वह कुत्ता दूर जा चुका था। किसी ने उसे मारा तो नहीं? कैसी है मेम साहब?
उस आवाज ने खिड़की से उसका हाल चाल पूछा। मैं वीरा को अपने साथ ले जाने आया हूँ। इस बार उसकी आवाज थोड़ी अलग थी। ये गूंज रही थी और खोखली थी, मानो कि टूटा रिकॉर्ड बज रहा हो। ये कोई स्वाभाविक इंसानी आवाज नहीं थी। नीमा के हाथ मशीन के पहिए पर मानो जम गए। मशीन की खटखट धीमी पड़ने लगी। पहिया कुछ देर और घूमा, फिर धीरे से ठहर गया। घोर सन्नाटे से वह सदमा और गंभीर हो गया। उसके पसीने फूट गए। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह नजर उठाकर सामने खड़े शख्स को देख सके। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, हाथ पैर मानो कांपने लगे। हरिराम मेरी वीरा के पीछे क्यों पड़ा है? वह मेरी बच्ची को कहाँ ले जाना चाहता है? क्या उसे एहसास नहीं कि वह मर चुका है? अपनी कनखियों से उसने देखा कि वीरा ने खिलौने से खेलना बंद कर दिया था। वह खिड़की की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने उसे पहचान लिया था। फिर वह बच्ची धीरे धीरे उठी और हाथ फैलाए खिड़की की ओर बढ़ने लगी। अचानक उसने खिड़की की तरफ देखा। हरिराम पिछली बार के जैसा नहीं दिख रहा था। उसका रंग भयंकर पीला था। आंखें दो बड़े कोटरों में धंसी थी। उसका ध्यान वीरा पर टिका था। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, एक रहस्यमय मुस्कान। उसकी बच्ची अब खिड़की से बस 4 फीट दूर थी। नीमा चीख उठी और ऐसे उछली मानो उसे 1000 वोल्ट का करंट लग गया हो। वह दौड़ी, वीरा को पकड़ा और पीछे खींच लिया। बच्ची इतने बुरे और झकझोर देने वाले बर्ताव से कांप उठी। वह रोने लगी। नीमा ने उसे कंधे पर रखा, तेजी से अपनी छोटी बेटी की तरफ भागी, जो अपनी खाट पर चैन से सो रही थी। दूसरे हाथ से उसे फौरन उठाकर दरवाजे की ओर दौड़ी। एक झटके में उसने कुंडी खोली। उसने ना तो पैरों में चप्पल पहने और ना ही उसकी ओर देखा। नंगे पांव वह बाहर भागी और सुनसान इलाके में दौड़ती चली गई। 10 सेकंड में वह अपने घर से दूर जा चुकी थी। रोती बिलखती बेटियों को उसने एक एक हाथ में कसकर जकड़ रखा था। वह जानती थी कि आज यहाँ उसकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। वह सीधे संस्थान की बिल्डिंग की ओर भागी, सैकड़े रास्ते पर दौड़ लगाती हुई चौड़े गुस्सा रास्ते पर पहुंची। वीरा अब उसे चिपक गई थी और रोना बंद कर चुकी थी, लेकिन छोटी बच्ची नींद से अचानक उठाए जाने और इस तरह दबोच कर ले जाए जाने से डर गई थी। वह चीख चीख कर रो रही थी। नीमा की सांस फूल रही थी, लेकिन उसने अपनी रफ्तार कम नहीं की। वह ऐसे दौड़ रही थी जैसे उस पर भूत सवार हो। नुकीले कंकड़ उसके कोमल तलवे में चुभ रहे थे। खुली चमड़ी को कांटों ने चीर दिया और उसे खून बहने लगा। सिर पर मंडरा रहे खतरे से अपने बच्चों को बचाने की धुन के आगे उसने सारी तकलीफों को भुला दिया। आंखों से बहते आंसुओं के चलते उसके लिए कुछ देख पाना भी मुश्किल था। वह चढ़ाई वाले रास्ते पर पहुंची, जो संस्थान की बिल्डिंग और उसकी सुरक्षा तक उसे ले जा सकता था। जैसे ही उसने ऊपर चढ़ना शुरू किया, एक टहनी पर पैर पड़ते ही वो फिसल गई और उसका संतुलन बिगड़ गया। वह घुटनों के बल गिरी, लेकिन अपनी कूनी को जमीन पर कसकर टिकाते हुए उसने दोनों बच्चियों को बचा लिया। उसके घुटने और कूनियां बुरी तरह छिल चुके थे। उसने अपनी चोट की परवाह अभी भी नहीं की। उसे तो होश भी नहीं था कि वह कितनी बुरी तरह घायल हो चुकी है। जैसे कोई लौकिक शक्ति उसमें समा गई हो। वह फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। जल्दी से उसने पलटकर पीछे देखा। उसने धूल का जो गुबार खड़ा किया था वह छंट रहा था। धूल की परत के बीच से एक साया साफ दिख रहा था, जो लगातार उसका पीछा कर रहा था। उसने अपनी चीख को दबाया और पूरी ताकत से दौड़ने लगी। रास्ता खड़ी चढ़ाई का और पथरीला था, जिसे काट कर ऊंची और खुददरी सीढ़ियां बनाई गई थी। अपनी दोनों बेटियों को कसकर पकड़कर वह दौड़ती चली जा रही थी। ना तो उसने अपनी रफ्तार कम की और ना ही दोबारा पलटकर पीछे देखा। वह तब तक भागती रही जब तक कि बिल्डिंग के बाहर नहीं पहुंच गई। एक पल के लिए वह ठहर गई, क्योंकि अब वह बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रही थी। उसका सिर चकरा रहा था। भयंकर दर्द से उसकी छाती सख्त हो गई। खुद को संभालने के लिए उसने कुछ गहरी सांस ली और अपने बाईं ओर उस रास्ते की तरफ देखा जिससे वह पार कर यहाँ तक पहुँच गई थी। हरिराम का भूतिया साया रास्ते के किनारे भाव्य शून्य होकर देख रहा था और कुछ हद तक उसके वास्तविक रूप का एक झीना सा साया बनकर रह गया था। नीमा ने आज से पहले किसी भूत का इतना भयानक रूप नहीं देखा था। उसकी चीख निकल गई और वह दरवाजे की ओर भागी। उसके दोनों हाथों में उनकी बेटियां थी और पल भर के लिए उसकी समझ में नहीं आया कि दरवाजा कैसे खोले। तभी उसे कुछ एहसास हुआ। बाईं बाह पर अचानक एक दबाव और जोर का झटका लगा, जहां उसने वीरा को पकड़ रखा था। उसने अपनी बेटी को और कसकर जकड़ लिया। छोड़ो उसे, छोड़ो! वह चलाई और सिर को जोर से दरवाजे पर दे मारा। दरवाजे की कुंडी नहीं लगी थी। वह खुल गया और नीमा लड़खड़ाती हुई रिसेप्शन वाली जगह पर पहुंच गई। उसने संतुलन खो दिया और एक टेबल से टकरा गई, जिसका कोना उसकी कमर से टकराया। वहाँ कोई भी नहीं था। ऑफिस स्टाफ का एक भी आदमी नहीं था। वह सीढ़ियों से ऊपर की ओर भागी, लेकिन आधे रास्ते में ही रुक गई। उससे अब और चढ़ा नहीं जा रहा था। उसकी कमर बुरी तरह दुख रही थी। उसके फेफड़े अब फटने वाले थे। थकान से उसके हाथ अकड़ चुके थे। अपनी बड़ी बेटी को अब वह और उठाने की हालत में नहीं थी। रेलिंग का सहारा लेने के लिए उसे एक हाथ की जरूरत थी। बच्ची समझ गई और उसे चिपक गई, जिससे उसका हाथ खाली हो गया। रेलिंग को पकड़कर वह पूरी ताकत के साथ धीरे धीरे एक बार में एक एक सीढ़ी पार करती हुई ऊपर चढ़ने लगी। ममता की शक्ति उसे आगे बढ़ा रही थी।
उसकी खौफनाक चीख ने माँ को नींद से जगा दिया था। अभी भी बिस्तर पर लेटी वह सोच रही थी कि कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसका सिर दर्द ठीक हो चुका था। वह पहले से बेहतर महसूस कर रही थी और घड़ी की तरफ देख रही थी। करीब 5 बजने वाले थे। कुछ ही देर में फिल्म खत्म हो जाएगी। वैसे भी अब रसोई में जाने का समय भी हो चुका था। बच्चे घर आएंगे तो भूख लगी होगी। उसी समय उसने किसी को दरवाजा पीटते सुना। दीदी, दीदी, जल्दी दरवाजा खोलिए दीदी, जल्दी प्लीज। माँ ने पहचान लिया कि ये नीमा की आवाज है, लेकिन वह इतना चीख और करा क्यों रही है? वह भयंकर दहशत में लग रही थी। माँ तुरंत बिस्तर से उतरी और दरवाजे की ओर भागी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, नीमा बेहोश हो गई और उनकी बाहों में झूल गई। माँ ने किसी तरह चित्रा को पकड़ा और उसे सख्त फर्श पर गिरने और गंभीर चोट से बचा लिया। आखिरी पल में वीरा अपनी माँ की गोद से कूद पड़ी और निढाल पड़ी उसके शरीर के पास हैरान, परेशान, कांपती और सुबकती हुई खड़ी थी। माँ ने सबसे पहले दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। फिर उन्होंने छोटी बच्ची को दीवार पर बैठा दिया और नीमा के लिए पानी लाने अंदर भागी। उसकी हालत ने माँ को डरा दिया था। गाल पर सूखे आंसुओं की धारा, अस्त व्यस्त बाल, खून से लाल घुटनों के पास फटी शलवार, हाथ पैर खून और मिट्टी से सने थे। कुछ बहुत भयंकर हुआ था। वह वापस आई तब तक नीमा को होश आ चुका था और वह आंखों को फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देख रही थी। वीरा अपनी माँ से चिपक कर बैठी थी। नीमा की आवाज में घबराहट थी और वह सह रही थी। वह इतनी डरी हुई थी कि माँ भी घबरा गई। उसने इससे पहले कभी किसी की आंखों में इतना खौफ नहीं देखा था। नीमा के साथ आखिर हुआ क्या? शायद उसे डॉक्टर के इलाज की जरूरत है। नीमा, लो, थोड़ा पानी पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। नीमा ने कांपते हाथों से पानी का गिलास लिया और इस बीच माँ मदद के लिए दरवाजे की तरफ भागी। नहीं नहीं, प्लीज दरवाजा मत खोलिए। नीमा किसी तरह बोल पाई। डर से ठठराती उसकी आवाज भयानक थी। माँ रुक गई और पीछे पलटी। बाहर ऐसा क्या था जिसने नीमा को इतनी बुरी तरह डरा दिया? दीदी, दीदी, आप कहीं मत जाइए, मुझे 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 अकेला मत छोड़िए। नीमा फूट फूट कर रोने लगी। आंसू की धारा चेहरे से नीचे बह रही थी। माँ समझ नहीं पा रही थी कि वह किसे चुप कराए, बच्चों को जो बुरी तरह रो पीट रहे थे या नीमा को जो सिसक रही थी और उसकी तरफ बेबसी से देख रही थी। माँ दरवाजे से लौट आई। उसने चित्रा को गोद में उठाया और उसे शांत करने की कोशिश की। तुम ठीक तो हो नीमा? बताओ क्या हुआ? नीमा ने पानी के कुछ घूंट पिए और फिर कुछ कहने के लिए फर्श पर जहाँ बैठी थी वहीं अपनी पीठ टिका दी। दीदी, हरिराम मेरे घर आया था, खिड़की के बाहर खड़ा था। वह वीरा को अपने साथ ले जाना चाहता है। वह मर चुका है ना? माँ तो हाँ भी नहीं कह पा रही थी, क्योंकि नीमा जो कुछ कह रही थी उसे सुनकर वह हैरान थी। वह बस नीमा को देखती जा रही थी। वह मेरी बच्ची को कहाँ ले जाना चाहता है? नीमा की सिसकियाँ अब हिचकियों में बदल गई। प्लीज मेरी बेटी को उसे ले जाने मत दीजिए, प्लीज। वह गिड़गिड़ाने लगी और वीरा को अपनी गोद में कसकर जकड़ लिया। माँ की सांस अब तेज हो चुकी थी और कलेजा मुंह को आ रहा था। नीमा ने ऊंची आवाज में कहा, दीदी, वह मेरे पीछे पीछे आया है, वह यही है बाहर। माँ को जैसे काट मार गया। उसने खिड़की की तरफ देखा। शाम का धुंधला छाने लगा। कुछ आवारा कुत्ते अचानक भौंकने लगे। कौओं का एक झुंड खिड़की के बाहर अचानक नजर आया और फिर फड़फड़ाता, कांव करता सामने से गुजर गया। ठीक तभी जोरदार आवाज के साथ कमरे की खिड़की का शीशा टूट गया। माँ नीमा से भी जोर से चीख उठी और फिर कांपती आवाज में जोर जोर से गायत्री मंत्र का जाप करने लगी ताकि भटकती आत्मा घर में प्रवेश ना कर सके। दोस्तों, ये थी कहानी एक रहस्यमय आश्रय, अनीता कृष्णन की लिखी हुई। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और अगर आप हॉरर थ्रिलर कहानियों के फैन हैं तो मिडनाइट में तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको फिर मिलूंगी किसी और नई हॉरर थ्रिलर कहानी के साथ। धन्यवाद।